कभी सोचा है कि इंसान का बनाया हुआ सबसे दूर ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है? इमेजिन एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है कि वहाँ से लाइट को अर्थ तक आने में भी 22 घंटे से ज्यादा लगते हैं। हम बात कर रहे हैं नासा के लेजेंडरी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन की। ये कहानी है इंसानी इतिहास के सबसे लोनली ट्रेवलर्स के बारे में। वो दो मशीन जो 1977 में अर्थ से निकली थी और आज वो जहाँ है उसके बारे में सोचना भी डर पैदा कर देता है। दोस्तों, पिछले 48 सालों से ये कंटिन्यूसली चल रही हैं। इन्होंने जुपिटर को देखा, ये सैटर्न के रिंग्स को छू कर निकले, इन्होंने यूरेनस और नेपच्यून के ठंडे तूफानों को विटनेस किया। अब ये अपने सबसे बड़े चैलेंज की तरफ बढ़ रही हैं। एक ऐसा चैलेंज जो हमारे सोलर सिस्टम का फाइनल बॉस कहा जाता है, दी ऑट क्लाउड। सुना है वहाँ ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट्स हैं, हजारों बर्फीले पत्थर हैं जो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सवाल है कि क्या वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इस ऑट क्लाउड को सरवाइव कर पाएंगे? क्या वो कभी इसके पार जा पाएंगे, या फिर ये ऑट क्लाउड ही इनका कब्रिस्तान बन जाएगा? लेकिन ऑट क्लाउड की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये मशीन इतनी खास क्यों है। इन्होंने रास्ते में क्या देखा, इन्होंने साइंस को कैसे बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक डीप डाइव। हम देखेंगे उन डिस्कवरीज को जिन्होंने हमारी सोच बदल दी, और हम कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल जर्नी जो अगले 30,000 सालों तक चलने वाली है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर सोलर सिस्टम के पार तक का है। चैप्टर 1, द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ सेंचुरी। कहानी शुरू होती है 1960 में। स्पेस रेस अपने पूरे जोर पर थी। अमेरिकन और सोवियत के बीच मून पर जाने की रेस चल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ साइंटिस्ट एक अलग ही कैलकुलेशन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक बहुत ही रेयर अलाइनमेंट में आ रही हैं। एक ऐसी लाइन में जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर हम इस वक्त को स्पेसक्राफ्ट भेजते तो हम एक प्लेनेट की ग्रेविटी का यूज करके स्लिंग शॉट मार के दूसरे प्लेनेट तक पहुंच सकते थे। इससे फ्यूल और टाइम दोनों बचते। नासा ने इस मिशन का नाम दिया द ग्रैंड टूर। दो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका डिजाइन देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज के स्मार्टफोन में जितनी कंप्यूटिंग पावर है उससे लाखों गुना कम पावर वॉयेजर के कंप्यूटर्स में थी। इनफैक्ट वॉयेजर के पास सिर्फ 69.63 किलोबाइट की मेमोरी है। आपके फोन की एक फोटो भी इससे बड़ी होती है। और फिर भी इन मशीन्स ने वो कर दिखाया जो आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर पाएंगे। अगस्त और सितंबर 1977 में केप कैनावरल सेंटर से ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वॉयेजर 1 को एक फास्ट ट्रैक रास्ते पर भेजा गया था ताकि वो जुपिटर और सैटर्न तक जल्दी पहुंच सके। वॉयेजर 2 को एक स्लो और लंबे रास्ते पर भेजा गया ताकि वो बाकी प्लेनेट यूरेनस और नेपच्यून को कवर कर सके। और यहीं से शुरू हुई अंतरिक्ष की सबसे बड़ी रोड ट्रिप, जुपिटर द किंग ऑफ प्लैनेट्स। लॉन्च के 1.5 साल बाद मार्च 1979 में वॉयेजर 1 जुपिटर के दरबार में पहुंचा, और जो उसने देखा उसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। इससे पहले हमें लगता था कि स्पेस में मून्स बस मरे हुए पत्थर हैं, जैसे हमारा चांद, शांति से घूमने वाला, ठंडा और बोरिंग। लेकिन वॉयेजर ने इस धारणा को तोड़ दिया। द वोल्केनोस ऑफ आयो। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के मून आयो की तस्वीरें भेजी। साइंटिस्ट ने देखा कि उसकी सतह पर कुछ अजीब से धब्बे हैं। पहले उन्हें लगा कि कैमरा खराब है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो एक्टिव वोल्केनोस थे। आयो पर ज्वालामुखी फट रहे थे जो स्पेस में 300 किलोमीटर ऊपर तक लावा और सल्फर फेंक रहे थे। ये पहली बार था जब हमने अर्थ के अलावा किसी और जगह पर एक्टिव वोल्केनोस देखे। आयो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी है। वहाँ जमीन हर वक्त कांपती है और हर कुछ देरी में वोल्केनोस फटते हैं। द ओशियन ऑफ यूरोपा। फिर बारी आई यूरोपा की। ये मून आयो से बिल्कुल अलग था। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन वॉयेजर की फोटोज में दिखा कि इस बर्फ पर क्रैक्स हैं, लेकिन क्रेटर्स नहीं हैं। इसका मतलब अभी इसकी सतह नहीं है। वॉयेजर के डाटा ने हिंट दिया कि इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक लिक्विड वाटर का ओशन हो सकता है, एक ऐसा समुद्र जो धरती के सारे समुद्रों से भी बड़ा हो। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर सोलर सिस्टम में कहीं लाइफ मिल सकती है तो वो यूरोपा के उसी अंधेरे समुद्र में होगी, द ग्रेट रेड स्पॉट। चलिए अब आते हैं जुपिटर के उस आइकॉनिक लाल धब्बे पर। वॉयेजर ने बताया कि वो कोई सॉलिड सतह नहीं है, वो एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, एक ऐसा तूफान जो इतना बड़ा है कि उसमें 3 अर्थ आराम से समा सकती हैं। यहाँ हवा 400 से 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। वॉयेजर ने दिखाया कि जुपिटर शांत नहीं है, वो एक वायलेंट गैस बॉल है जहाँ स्टॉर्म्स कभी रुकते नहीं।
वॉयेजर 2 ने भी जुपिटर को विजिट किया और नई डिस्कवरीज की। लेकिन अब बारी है अगली मंजिल की, सैटर्न की। चैप्टर 3, सैटर्न द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। नवंबर 1980 वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा। सैटर्न के रिंग्स हमेशा से खिंचाव का कारण रही हैं, लेकिन वॉयेजर ने दिखाया कि ये रिंग सॉलिड नहीं है। ये बिलियंस ऑफ बर्फ के टुकड़ों से बनी है। कुछ टुकड़े रेत के दाने से छोटे हैं और कुछ तो घर जितने बड़े। वॉयेजर ने देखा कि इन रिंग्स में स्पोक्स हैं, काले धब्बे जो घूमते हैं, जिनको आज तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। और उसने डिस्कवर किए शेपर्ड मून्स, जैसे प्रोमीथियस एंड पेंडोरा। ये छोटे मून्स रिंग्स के पार्टिकल्स को ग्रेविटी से कंट्रोल करते हैं। ये उन्हें बिखरने नहीं देते। लेकिन सैटर्न पर सबसे बड़ी डिस्कवरी थी टाइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। वॉयेजर 1 को स्पेशल ऑर्डर्स मिले थे, बाकी सब छोड़ दो, टाइटन के पास जाओ। पर ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को पता चला था कि टाइटन पर एटमॉस्फेयर है। जब वॉयेजर 1 टाइटन के पास से गुजरा, उसने देखा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ से भी ज्यादा डेंस है। वहाँ नाइट्रोजन की मोटी परत है और वहाँ मीथेन की बारिश होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी की नहीं, लिक्विड गैस मीथेन की बारिश। वहाँ झीलें और नदियाँ बहती हैं, लेकिन वो पानी की नहीं, लिक्विड मीथेन और इथेन की हैं। वॉयेजर 1 का रास्ता टाइटन को देखने के चक्कर में चेंज हो गया और वो सोलर सिस्टम के प्लेन से ऊपर की तरफ निकल गया। उसका प्लैनेटरी मिशन यहीं खत्म हो गया। लेकिन वॉयेजर 2 अभी भी रेस में था। चैप्टर 4, यूरेनस द टिल्टेड आइस जाइंट। जनवरी 1986 वॉयेजर 2 अकेला था। वो पहुंचा यूरेनस के पास। ये प्लैनेट सबसे अजीब है। बाकी प्लैनेट स्पिनिंग टॉप की तरह घूमते हैं, लेकिन यूरेनस अपनी साइड पर लेटा हुआ है। वो एक बॉल की तरह लुढ़कता हुआ सूरज के चक्कर लगाता है। शायद बिलियन साल पहले कोई अर्थ साइज ऑब्जेक्ट इससे टकराया और इसे टेढ़ा कर दिया। वॉयेजर 2 ने देखा कि यूरेनस एक आइस जाइंट है। यहाँ टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उसने वहाँ 10 नए मून डिस्कवर किए। सबसे हैरान करने वाला मून था मिरांडा। मिरांडा ऐसा दिखता है जैसे किसी ने उसे तोड़-फोड़ कर वापस जोड़ दिया हो। उस पर 20 किलोमीटर गहरी खाइयां हैं, ग्रैंड कैनियन से 12 गुना गहरी। साइंटिस्ट कहते हैं अगर आप मिरांडा की सबसे ऊंची चोटी से कूदें, तो नीचे गिरने में आपको 10 मिनट लगेंगे। आपके पास इतना वक्त होगा कि आप आराम से लाइफ के बारे में सोच सकें। यूरेनस को गुड बाय बोलकर वॉयेजर 2 अपनी आखिरी प्लैनेटरी मंजिल की तरफ बढ़ा। चैप्टर 5, नेपच्यून द फाइनल आउटपोस्ट। अगस्त 1989 12 साल के सफर के बाद वॉयेजर 2 पहुंचा नेपच्यून। सूरज से इतना दूर होने के बावजूद नेपच्यून शांत नहीं था। वॉयेजर 2 ने वहाँ देखा द ग्रेट डार्क स्पॉट, एक तूफान जो जुपिटर के रेड स्पॉट जैसा था, लेकिन ये पूरे अर्थ के साइज का था। वहाँ हवाएं 2100 किलोमीटर पर आवर की सुपरसोनिक स्पीड में चल रही थी। सोचिए सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाएं कहाँ चल रही हैं, जहाँ सूरज की गर्मी सबसे कम पहुँचती है। ये आज भी एक मिस्ट्री है कि इन तूफानों को एनर्जी कहाँ से मिलती है। और फिर वॉयेजर 2 ने देखा ट्राइटन, नेपच्यून का सबसे बड़ा मून। ट्राइटन उल्टा घूमता है, यानी जिस दिशा में नेपच्यून घूमता है, ट्राइटन उसके अपोजिट घूमता है। इसका मतलब ट्राइटन वहाँ पैदा नहीं हुआ था, वो काइपर बेल्ट का सदस्य था, जिसे नेपच्यून की ग्रेविटी ने पकड़ लिया। वॉयेजर 2 ने देखा कि ट्राइटन पर नाइट्रोजन गीजर फट रहे हैं। 8 किलोमीटर ऊपर तक काली धूल और गैस उड़ रही थी। ये वॉयेजर 2 की आखिरी बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद आगे कोई प्लेनेट नहीं था, सिर्फ अंधेरा। नासा ने मिशन का नाम बदल दिया, वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन। इसका टारगेट था सोलर सिस्टम से बाहर निकलना। चैप्टर 6, वेयर आर दे नाउ। तो अभी इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉयेजर 1 और 2 कहाँ हैं? लेट्स लुक एट द नंबर्स, और ये नंबर्स आपका दिमाग घुमा देंगे। एज ऑफ नवंबर 2025 वॉयेजर 1 हमसे लगभग 25.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। अगर आप इस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापें, तो ये 169 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। लाइट जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, वहाँ से यहाँ आने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यानी अगर हम अभी हेलो भेजें, तो वॉयेजर को कल सुनाई देगा और उसका जवाब परसों आएगा। वॉयेजर 2 थोड़ा पीछे है, ये हमसे लगभग 20.8 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये दोनों अब ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने और नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने हीलियोपॉज को क्रॉस कर लिया था। हीलियोपॉज वो बॉर्डर है जहाँ सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड का असर खत्म हो जाता है और डीप स्पेस की ठंडी इंटरस्टेलर विंड शुरू हो जाती है। टेक्निकली ये सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी हिस्से से बाहर है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये अभी भी सोलर सिस्टम से पूरी तरह नहीं निकले हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट तक सीमित नहीं है। सूरज की ग्रेविटी का असर बहुत दूर तक है। और वहीं आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, द ऑट क्लाउड। चैप्टर 7, व्हाट इज द ऑट क्लाउड।
साइंटिफिक टर्म में समझिए, ऑट क्लाउड एक थ्योरेटिकल बबल है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये एक डिस्क नहीं है, ये एक स्फीयर है, एक बॉल की तरह। इसका नाम डच एस्ट्रोनॉमर जैन ऑट के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने 1950 में प्रिडिक्ट किया था कि कॉमेट्स कहां से आते हैं। देखिए, कॉमेट्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट पीरियड कॉमेट और लॉन्ग पीरियड कॉमेट। चलिए पहले समझते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट के बारे में। शॉर्ट पीरियड कॉमेट वो कॉमेट होते हैं जो जल्दी जल्दी वापस आते हैं। ये काइपर बेल्ट से आते हैं, जैसे हेलीज कॉमेट। लॉन्ग पीरियड कॉमेट वो कॉमेट होते हैं जिन्हें वापस आने में हजारों साल लगते हैं। जैन ऑट ने सोचा ये कहां से आ रही हैं? जरूर कोई रिजर्वॉयर बहुत दूर होगा। वही रिजर्वॉयर ऑट क्लाउड है। चलिए अब इस ऑट क्लाउड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऑट क्लाउड का इनर एज शायद 2000 AU से 5000 AU के बीच में होगा। याद रखिए, वॉयेजर 1 अभी सिर्फ 169 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। मतलब वॉयेजर 1 अभी ऑट क्लाउड के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा है। और ये ऑट क्लाउड खत्म कहाँ होता है? ये एक्सटेंड करता है 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक। 1 लाख EU का मतलब है 3 लाइट ईयर से भी ज्यादा। हमारा सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ऑट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम से दूसरे तारों तक के आधे रास्ते तक फैला हुआ है। इस क्लाउड में क्या है? इसमें खरबों बर्फीले ऑब्जेक्ट्स हैं। ये वो मलबा है जो सोलर सिस्टम बनाते वक्त रह गया था। ये बड़े बड़े पत्थर और माउंटेन्स जितने बड़े बर्फ के गोलों का समुद्र है। तो अब डर लगना शुरू होता है। वॉयेजर 1 जो 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्या वो इन खरबों पत्थरों में से किसी एक से टकरा जाएगा? चैप्टर 8 विल दे क्रैश। जब हम मूवीज देखते हैं जैसे स्टार वॉर या एम्पायर स्ट्राइक बैक, तो हमें दिखाया जाता है कि एस्टेरॉयड फील्ड में पत्थर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिनमें से स्पेसशिप निकालने के लिए कमाल की ड्राइविंग करनी पड़ती है। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। स्पेस इज ह्यूज। स्पेस का नाम ही स्पेस इसलिए है क्योंकि वहाँ सिर्फ जगह है। साइंटिफिक डाटा के मुताबिक ऑट क्लाउड में ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट होने के बावजूद ये एरिया इतना बड़ा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए फिर से मैथ की तरफ आते हैं। एस्टिमेट कहते हैं कि ऑट क्लाउड में 100 बिलियन से लेकर कुछ ट्रिलियन कॉमेट हो सकते हैं जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं। साउंड्स लाइक अ लॉट, राइट? ये ऑब्जेक्ट जिस वॉल्यूम में फैले हुए हैं, वो वॉल्यूम इतना इमेंस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऑट क्लाउड के ऑब्जेक्ट के बीच की औसत दूरी अर्थ और मार्स के बीच के डिस्टेंस से भी ज्यादा हो सकती है। तो शॉर्ट आंसर है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के किसी कॉमेट से टकराने के चांसेस प्रैक्टिकली 0 हैं। हाँ, छोटे डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रो मीटेरॉइड से कोलिजन हो सकता है जो स्पेसक्राफ्ट की बॉडी पर छोटे मोटे डेंट्स दे सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा कैटास्ट्रोफिक क्रैश होने की संभावना ना के बराबर है। दोस्तों, नासा के इंजीनियर भी इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हैं। चैप्टर 9 द टाइमलाइन अ सैड रियलिटी। तो फिजिकल कोलिजन का डर तो नहीं है, वॉयेजर आराम से निकल जाएगा। लेकिन असल प्रॉब्लम पत्थर नहीं है, असल प्रॉब्लम है वक्त। वॉयेजर 1 अभी 169 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है और क्लाउड का स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 2000 AU पर है। वॉयेजर की स्पीड है 3.6 AU पर ईयर। तो ऑट क्लाउड तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? करीब करीब 500 साल। यानी हमें 500 साल लगेंगे सिर्फ ऑट क्लाउड में एंटर होने के लिए। और उस ऑट क्लाउड को क्रॉस करने में हमें कितना वक्त लगेगा? करीब 28 से 30,000 साल। दोस्तों, 30,000 साल पहले इंसान गुफाओं में पेंटिंग बना रहे थे। 30,000 साल बाद हमारी सिविलाइजेशन कैसी होगी, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। वॉयेजर 1 और 2 उस ऑट क्लाउड के अंधेरे में 30,000 साल तक अकेले सफर करते रहेंगे। और सबसे दुख की बात तो ये है, हमें उनके वहाँ पहुँचने की खबर भी नहीं मिलेगी। चैप्टर 10 द डेथ ऑफ वॉयेजर्स। वॉयेजर चलते तो रहेंगे लेकिन वो जिंदा नहीं रहेंगे। वॉयेजर्स चलते हैं RTGs पर, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पर। इनमें प्लूटोनियम 238 है जो हीट जनरेट करता है। वो हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, लेकिन प्लूटोनियम डिके हो रहा है। पावर हर साल 4 वॉट कम हो रही है। नासा ने ऑलरेडी कई इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया है ताकि पावर बचाई जा सके। कैमरास 1990 में ही बंद कर दिए गए। फेमस पेल ब्लू डॉट फोटो लेने के बाद हाल ही में वॉयेजर के हीटर भी बंद कर दिए गए जो उन्हें हीट से बचाते थे। अब सिर्फ कुछ बेसिक सेंसर चल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा को नापते हैं। एस्टिमेट के मुताबिक 2025 से 2026 तक नासा को शायद सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट बंद करने पड़ेंगे। 2036 तक वॉयेजर के पास इतनी पावर भी नहीं बचेगी कि वो अर्थ पर एक वीक सा सिग्नल भी भेज सके। इसका मतलब जब वॉयेजर ऑट क्लाउड में एंटर करेगा तब वो पूरी तरह से डेड होगा, एक ठंडा शांत धातु का टुकड़ा। वो ऑट क्लाउड की ब्यूटी को देखेगा नहीं,
वो सिर्फ वहाँ से गुजरेगा, अंधा और बहरा होकर। हम धरती वालों के लिए वॉयेजर अगले 10-15 सालों में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स के लिए उसका सफर बस शुरू हुआ है। चैप्टर 11 द फ्यूचर फ्लाई बाय। तो अगर ये ऑड क्लाउड को पार कर लेता है तो ये जाएगा कहाँ? क्या ये किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाएगा? एलियंस को मिलेगा? नासा ने इनकी फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज को कैलकुलेट किया है। वॉयेजर 1 ऑफिक्यूअस कॉन्स्टेलेशन की तरफ जा रहा है। आज से 40,000 साल बाद जब ये ऑड क्लाउड को क्रॉस कर चुका होगा, ये एक तारे के पास से गुजरेगा जिसका नाम है ग्लीस 445। ये एक रेड डॉर्फ स्टार है। वॉयेजर 1 इससे 1.7 लाइट ईयर्स दूरी से निकलेगा। ये दूरी सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये क्लोज एनकाउंटर है। ग्लीस 445 उस वक्त बहुत तेजी से हमारे सन की तरफ आ रहा होगा। वॉयेजर 2 एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन की तरफ जा रहा है। आज से कई हजारों साल बाद ये रोज 248 नाम के तारे के पास से गुजरेगा। और अगर हम और आगे देखें, 2,96,000 साल बाद वॉयेजर 2 हमारे आसपास के सबसे चमकदार तारे सीरियस के पास से गुजरेगा। दोस्तों सोचिए 3 लाख साल बाद, तब तक शायद अर्थ पर इंसान होंगे भी या नहीं, या फिर हम शायद किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट हो चुके होंगे, लेकिन वॉयेजर 2 तब भी चल रहा होगा। सीरियस की रोशनी उसकी पुरानी पड़ चुकी ठंडी बॉडी पर पड़ेगी। चैप्टर 12 द इटर्नल लेगेसी। वॉयेजर मिशन की सबसे खूबसूरत बात उनकी इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि उनकी ह्यूमैनिटी है। दोनों स्पेसक्राफ्ट पर एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क लगी है। इसे कार्ल सेगन और उनकी टीम ने डिजाइन किया था। इसमें हमने अपनी धरती की आवाजें भेजी हैं, जिनमें 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स, बारिश की आवाज, हवा की आवाज, माँ के अपने बच्चों को किस करने की आवाज, मोजार्ट का म्यूजिक, चक बेरी का रॉक एंड रोल और हमारी इंडिया से केसरबाई केलकर का गाना जात कहाँ हो, ये भी मौजूद हैं। ये रिकॉर्ड किसके लिए है? ऑड क्लाउड में तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर लाखों साल बाद ऑड क्लाउड के पार किसी एडवांस सिविलाइजेशन को ये मशीन मिलती है, तो उन्हें पता चलेगा कि एक नीला ग्रह था जहाँ कुछ अजीब से जीव रहते थे, जो म्यूजिक बनाते थे, प्यार करते थे और जिन्होंने हिम्मत करके अपने दूध को अनजान अंधेरे में भेजा। वॉयेजर 1 और 2 हमारे टाइम कैप्सूल्स हैं। जब सूरज ठंडा पड़ जाएगा, जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब भी ये गोल्डन रिकॉर्ड गैलेक्सी के सन्नाटे में घूमते रहेंगे। दे आर अवर बिड फॉर इमॉर्टैलिटी। तो चलिए वापस आते हैं हमारे सवाल पर। विल वॉयेजर 1 एंड 2 एवर क्रॉस द ऑड क्लाउड? हाँ, फिजिकली वो जरूर क्रॉस करेंगे। उनके किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट से टकराने की संभावना 0 है। वो ऑड क्लाउड को पार करेंगे एक खामोश लाश की तरह। अगले 300 सालों में वो वहाँ पहुँचेंगे और अगले 30,000 सालों में उसे पार करके दूसरे तारों की तरफ निकल जाएंगे। ये सोचना थोड़ा उदास कर देता है कि हम उन्हें वहाँ पहुँचते हुए नहीं देख पाएंगे, हम उनका फाइनल डाटा रिसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही स्पेस एक्सप्लोरेशन की सच्चाई है। हम पेड़ लगाते हैं जिनकी छांव में हम शायद कभी ना बैठें। वॉयेजर हमारे वही पेड़ हैं जिनका सफर हमें सिखाता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा ज्ञान और हमारी हिम्मत कितनी बड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या कोई एलियन सिविलाइजेशन कभी वॉयेजर को ढूंढ पाएगी या ये हमेशा के लिए भटकते रहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्पेस जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही डीप स्पेस मिस्ट्रीज लेकर आते रहेंगे। Until then, keep looking up, stay curious. I'll see you in the next one.